देखिए, देश में होली और जुमे की नमाज को लेकर एक के बाद एक बयान नेताओं के सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। इसकी शुरुआत संभल से ही हुई थी और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उनका बड़ा बयान आया। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, संभल एक सच्चाई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो हर पंथ और संप्रदाय का सम्मान करते हैं, लेकिन आस्था को जबरन खत्म करना ये मंजूर नहीं। एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी, ये भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। देखिए, इस बार हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दिया, पर्याप्त पैसा। रास्ता बड़ा स्पष्ट है, रास्ता बड़ा स्पष्ट है। पैसा दे दिया है, हमारा कार्य आगे बढ़ने वाला है और ये कार्य होंगे। देखिए, जब अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है। मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है। तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है और एक दिन पूरी दुनिया पहने की देखना। तो भारत का खा रहे हैं, इनको अपने डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडन करना बंद करें, अन्यथा संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि आस्था जो है उसको जबरन खत्म किया जाए, ये योगी आदित्यनाथ को मंजूर नहीं है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो मौका मिला है उसको चूकेंगे वो नहीं और एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। इसको लेकर विश्वास भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से जताया गया। उन्होंने कहा कि वो भगवा पहनते हैं और भगवा पहनने से उन्हें गौरव की अनुभूति होती है। अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। साथ ही इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह भी साफ किया गया कैसे इस बजट में मथुरा वृंदावन के लिए भी यूपी सरकार की तरफ से पैसा दिया गया है। संभल को लेकर एक तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये एक संदेश माना जा रहा है और इसी संदेश को डिकोड करने के लिए आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं। कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव जी भी हमारे साथ होंगे। राकेश त्रिपाठी जी ने मुस्कुराहट के साथ दर्शकों का स्वागत कर दिया है। डिकोड करने की बड़ी जिम्मेदारी आप पर ही है। आइए राकेश जी, डिकोड कीजिए, क्या कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने? देखिए, आपके दर्शकों को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस समय उल्लास का, उत्साह का, उमंग का, तरंग का एक एक वातावरण बना हुआ है और अच्छी अच्छी सकारात्मक बातें होनी चाहिए। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान को भी सकारात्मक तौर पर देखा जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि समाजवादी पार्टी के साथी जब जुड़ेंगे तो उसमें तमाम मीन मेख निकालने का प्रयास करेंगे, उसके राजनीतिक नेतार्थ निकालने का प्रयास करेंगे, लोगों को डराने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि हिंदुत्व में सबका साथ सबका विकास निहित है, सबको साथ लेकर चलने की बात है और हिंदुत्व की ध्वज पताका भगवा है। इसलिए भारत की जो पहचान है, भारत की उस पहचान को पुनर्स्थापित करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की क्या पहचान थी? उत्तर प्रदेश की पहचान तो गंगा यमुना सरस्वती के संगम प्रयागराज से होती थी ना। उत्तर प्रदेश की पहचान तो राम जन्मभूमि अयोध्या के नाते होती थी ना। उत्तर प्रदेश की पहचान कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के नाते होनी चाहिए थी। आदि विश्वेश्वर भगवान शंकर जी की नगरी बनारस के नाते होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान को समय पर बदलने का काम किया गया। कभी सैफई के नाम पर उसकी पहचान को स्थापित करने का प्रयास किया गया, कभी बादलपुर के नाम पर स्थापित करने का प्रयास किया गया, तरह तरह के प्रयत्न किए गए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश वास्तविक रूप में अपने स्थापित हो रहा है, उसकी पहचान विश्वव्यापी स्तर पर जा रही है और उसका एक बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश के निवासियों को हो रहा है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के कारण आज एक बड़ी पर्यटन की असीम संभावनाएं निकलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। समाज में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विकसित हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसका चक्का तेजी से घूम रहा है और इसका फायदा तो पूरे देश को मिलेगा ना। इस पे तो किसी की दो राय हो ही नहीं सकती है। मुझे लगता है हमारे साथ अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत आपका। आपसे समझना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि साहब आस्था पर हमला स्वीकार्य नहीं है। संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये जिस तरीके की बातें कही गई, और न सिर्फ संभल बल्कि मुझे लगता है इस परिप्रेक्ष्य पे भी देखना चाहिए कि वो होली और जुमे की नमाज, वो तमाम जो विवाद चले आ रहे थे उस पर क्या आपको लगता है कि विराम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगा दिया गया है? क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया, हमारा भाव सबको साथ लेकर चलना है। धर्मेंद्र जी।
रोमाना जी, मुख्यमंत्री जी की तरफ से यह भी कहा गया था कि अनुज चौधरी पहलवान हैं और इस तरह से बयान इसीलिए दे रहे हैं। तो अगर कोई संविधान की धज्जियां उड़ाए, कोई कानून का पालन ना करे, कोई अपने वर्दी का मान ना रखे, तो उसे पहलवान बताते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सह पर ही बयान दिए जा रहे हैं, ताकि समाज का सामाजिक सौहार्द बिगड़े और भारतीय जनता पार्टी को उसका राजनीतिक फायदा मिले। पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रही है कि उत्तर प्रदेश की प्रगति हो रही है, आर्थिक स्थिति सुधर रही है, योगी आदित्यनाथ को ठग से एमओयू साइन करने की जरूरत पड़ रही है। योगी आदित्यनाथ को सदन के अंदर कुंभ में एक हिस्ट्री सीटर का बखान करना पड़ रहा है सदन की पटल पे। तो आप उनकी परिस्थितियों से वाकिफ हैं, आप उनकी स्थितियां समझ सकती हैं कि योगी आदित्यनाथ किस दुविधा में है। अगर वो सनातनियों की सुरक्षा की बात करते हैं तो 869 सनातनी और हिंदू आज भी कुंभ के अंदर लापता है। योगी आदित्यनाथ जी भी सो रहे हैं, ना कोई जानकारी है सरकार के पास, ना कुंभ प्रशासन के पास किसी के पास जानकारी है, ना राकेश त्रिपाठी जी को जानकारी बता सकते हैं। जवाब तो आज योगी आदित्यनाथ जी की स्थिति ये हो गई है कि जो सनातनी थे उनकी सुरक्षा करने में नाकाम रहे, उनके विश्वास को खो दिया। उसके बाद प्रदेश की जो कानून व्यवस्था का ढोल पीटते थे, पत्रकार की सरेआम सीतापुर में हत्या हो जाती है, ये पत्रकार सुरक्षित भी नहीं है। उसके बाद आपका लखीमपुर खीरी में व्यापारी के बेटे की सरेआम हत्या हो जाती है। ये तो हत्या प्रदेश बना चुके हैं। अब किस मुंह से योगी जी बोले? तो इनको चीजों को राकेश डाइवर्ट त्रिपाठी करने जी के के लिए पास चलते हैं। राकेश त्रिपाठी जी को लेकर आइए उसे स्क्रीन अपनी रोटी पर। राकेश जी, आपने सुना प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की तरफ से यहाँ पर जो आरोप लगाया गया है। मेरा सवाल ये है सर, फिर तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए यहाँ सनातन और हिंदू धर्म को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है क्या? देखिए, कुंभ संपन्न हो चुका है, लेकिन कुंभ को लेकर के समाजवादी पार्टी अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। कुंभ के शुरू होने से पहले से ही जिस तरह से कुंभ बुलेटिन के नाम पर नकारात्मकता फैलाने का काम अखिलेश यादव जी ने जारी किया था, वो उनके प्रवक्ताओं के द्वारा अब भी बदस्तूर जारी है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखी है कुंभ की आभा, कुंभ की चमक, कुंभ की दमक, कि कैसे इतने बड़ा जनसमूह, कैसे जनसमुद्र आकर के एक जगह ठहर सकता है और कैसे ये सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल विधिवत तरीके से चलती अभी रही हैं। नेशनल टेलीविजन पर ही लापता लोगों को लेकर यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है धर्मेंद्र यादव की तरफ से। 38,000 लोग ऐसे हैं लापता हो गए लोग। उन्होंने कुछ 800 कुछ एक आंकड़ा दिया। क्या है ना, ये चुनिंदा तरीके से आंकड़ों को निकालते हैं। ठीक है। 38,000 लोग ऐसे हैं जो कुंभ में खोया पाया केंद्रों के द्वारा लोगों को मिलवाए गए हैं। अब उस आंकड़े को ये खा जाने का काम करेंगे, उस आंकड़े पर चर्चा करने का काम नहीं करेंगे। याद करिए ना, सिनेमा में हमने तो हमेशा से देखा है कि कुंभ में बिछड़े हुए भाई आकर के अब मिले हैं। कुंभ में बिछड़ने की तो एक रवायत लगातार बनाते रहे हैं पहले से। जाहिर सी बात है कि कहीं पर भी किसी भी शहर में रोज कुछ लोग गुमशुदा होते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ लोग खो जाते हैं। जहां कुंभ नहीं चल रहा है, क्या वहां गुमशुदगी नहीं होती है? क्या वहां लोग गुमशुदा की तलाश में अपने लोगों को, परिजनों को तलाशते नहीं है? तो धर्मेंद्र यादव जी, दिक्कत कहां पर है? क्या समाजवादी पार्टी को दिक्कत यह है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमान एक महंत के हाथ में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कमान एक भगवाधारी के हाथ में है, इसीलिए अगर मुख्यमंत्री को घेरना है तो फिर हिंदू धर्म से लेकर भगवा पर हमला बोलना है? ये मजबूरी है क्या समाजवादी पार्टी की? रोमाना जी, ये जगजाहिर आंकड़ा है। कुंभ के अंदर 869 लोग आज भी लापता हैं। राकेश त्रिपाठी तो वकील हैं, इनको और जानकारी होगी, इसको जाके दोबारा पता कर लें। और जिनके परिजन लापता हैं, अगर वो ये डिबेट आपके सुनते होंगे तो मुझे लगता है कि आपको क्या क्या कहते होंगे, क्या क्या सोचते होंगे, आज इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। कानून व्यवस्था का ढोल पीट रही है योगी सरकार। एक बार बलिया में जब सुभाषपा के नेता को पुलिस ने पीटा तो उनके जो सहयोगी हैं, कैबिनेट मंत्री के, जिनके कैबिनेट मंत्री हैं, सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनके बेटे आके कहते हैं कि हम दरोगा की आंख निकाल लेंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह कहते हैं कि जो दरोगा की आंख निकालेगा हम तो कलेजा निकाल लेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर कौन सा कानून? कुछ दिक्कत आ गई है। धर्मेंद्र जी का जो आउटपुट था वो नहीं मिल पा रहा है हमें, कनेक्शन की कुछ दिक्कत है। मैं राकेश त्रिपाठी जी के पास दोबारा से आपको लेकर चलूंगी। राकेश जी के पास चलते हैं जरा। राकेश जी तो हैं हमारे साथ या नहीं है? अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि राकेश जी के कनेक्शन में अब कुछ दिक्कत आ गई है। धर्मेंद्र जी दोबारा हमारे साथ आ गए, तो दिखाइए तस्वीर में अगर धर्मेंद्र जी है, ताकि अंदाजा हो सके कि कौन है हमारे साथ अभी। जी धर्मेंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए। रोमाना जी, किसी प्रदेश के अंदर एक कैबिनेट मंत्री का लड़का ये बोले कि हम पुलिस की आंख निकाल देंगे और ये जीरो टॉलरेंस है क्या? ये कानून व्यवस्था है क्या? उसके जवाब में जो सरकार के सहयोगी मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के दयाशंकर सिंह, वो बोलते हैं कि हम कलेजा निकाल लेंगे। तो आज कानून के नाम पर किसी की आंख निकाली जा रही है,
किसी का कलेजा निकाला जा रहा है, किसी पत्रकार की हत्या की जा रही है, किसी के व्यापारी के बेटे को अपहरण करके हत्या कर दी जा रही है। लेकिन आप लोग इतनी खामियां, इतनी नाकामियां, इतनी कमजोरियां सरकार की गिनाते हैं, लेकिन जब बात जनता के बीच जाकर जनता का भरोसा जीतने की आती है तो नाकाम भी आप ही लोग नजर आते हैं ना सर। तो फिर कैसे विश्वास किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं लोकतंत्र है ये, और यहां पर एक बड़ी कसौटी जनता की जो पसंद होती है वो बनती है सर। रोमाना जी, 2024 में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था और हम अपनी बात पहुंचाने में सफल थे। आज भी हम उसी काम पर आगे बढ़ रहे हैं और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भी मुद्दों से भटकाती रहे, त्योहार में कोई महंगाई की बात ना करे तो रंग में जहर डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, त्योहार में कोई सुरक्षा की बात ना करे तो उसमें रंग में जहर डालने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामी है पूरे प्रदेश और देश के प्रति, जो जिम्मेदारी उसका निर्वहन नहीं कर पा रही है, उसको हम बार बार बोलेंगे। बेटियां सुरक्षित नहीं, उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। नहीं, आप विपक्ष में हैं, आपको पूरा अधिकार है, आप बार बार पुरजोर तरीके से अपनी बातें रखिए, लेकिन फिलहाल तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया भगवा पहनेगी, वो इसको लेकर आशा जता रहे हैं यहाँ पर। देखिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके सोच पर तो मुझे कई बार तरस भी आता है। इस देश के प्रधानमंत्री भी भगवा नहीं पहनते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवा नहीं पहनते हैं, तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ उनको भगवा पहनाए, फिर उसके बाद ये बात करें। इसी का कपड़ा पहनना उसकी अपनी चॉइस है। पूरे देश को अगर यही तय कर देंगे कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा कपड़ा नहीं पहनना है। अभी आपने देखा इनके विधायक ने क्या बोला, इनके विधायक ने बोला कि हम हॉस्पिटल में मुस्लिमों के लिए अलग वार्ड बना देंगे। तो ये देश की अखंडता को चुनौती देने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगी आदित्यनाथ को सुनाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये देश को बांटना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों की गुलामी करते करते यहाँ तक आए। और मैं लेकिन ये अच्छा ठीक है, राकेश जी अब हमारे साथ आ गए। अब मैं आपसे सवाल नहीं करूंगी, राकेश जी के पास मैं लेकर चल रही हूँ दर्शकों को। ठीक है, मैं राकेश जी के पास लेकर चल रही हूँ दर्शकों को। राकेश जी, क्या जिस बात का जिक्र अभी देखिए धर्मेंद्र जी भी कर रहे थे कि साहब आप बीजेपी के विधायकों के बयान उठाकर देख लीजिए, इस तरीके के जहरीले बोल, इस तरीके के समाज को हिंदू मुसलमान में बांटने वाले बोल। सर, ये आस्था पर हमला स्वीकार नहीं, योगी आदित्यनाथ जब ये बात कहते हैं तो क्या ये मुसलमानों पर अप्लाई नहीं होता है क्या, कि मुसलमानों को लेकर कोई भी नेता कुछ भी बोल देगा सर, उनकी आस्था को लेकर कोई कुछ भी बोल दे, उस पर कोई रोक टोक नहीं है? देखिए रुमाना जी, मैं बहुत चुनौती देकर के कह रहा हूं कि देश में कहीं कोई इंसिडेंट आपको अगर ध्यान में आ रहा हो कि कहीं मुहर्रम के जुलूस पर किसी प्रकार का पथराव किया गया हो, ताजिया के जुलूस पर पथराव किया गया हो, या कहीं ईद के दिन पे दंगा की नौबत आ गई हो, कभी भी मुसलमानों के किसी त्योहारों को लेकर के कभी भी असहिष्णुता नहीं देखने को मिली है, कहीं हिंसा देखने को नहीं मिली है। सर, लेकिन मैं आपको उदाहरण दिखा सकता हूं। सर, होली पर भी मैंने कभी इस तरीके का माहौल बनते हुए नहीं देखा जैसे इस बार होली पर स्थिति बन गई है ना। मतलब पता नहीं, होली ऐसा लग रहा है जैसे हवा बन गई है। होली में सभी रंग खेलते हैं सर, और होली में ज्यादातर ये नसीहतें जरूर सुनी जाती थी कि साहब जबरदस्ती किसी पर रंग मत डालिए, जो होली खेलना चाह रहा है उसी के साथ होली खेलिए। लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही अलग तरीके के बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, समाज को बिल्कुल बांटने वाले। जी, इसी संभल की बात कर रहा हूं। 1978 में, इसी 1978 में जरा आर्काइव पलट कर देख लीजिएगा। 1978 में संभल में इसी होली के उत्सव को ही, इसी होली के उत्सव पर ही हिंसा की शुरुआत हुई थी और 184 निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार हुआ था इसी होली के उत्सव पर। पूरे देश में होली पर हमेशा पीस कमेटी की मीटिंग करनी पड़ती है, पूरे होली पर हमेशा रैपिड एक्शन फोर्स का मार्च करना पड़ता है। लगता है कि कोई त्योहार नहीं आया है, जंग लड़ने जा रहे हैं। पुलिस के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है कि जब जब हिंदुओं का त्योहार आएगा, रामनवमी आएगी तो संगीनों के साए में हमको त्योहार मनाना पड़ेगा, कांवड़ यात्रा निकालनी है तो संगीनों के साए में जाना पड़ेगा, अमरनाथ यात्रा जानी है तो संगीनों के साए में जाना पड़ेगा, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करनी है तो संगीनों के साए में जाना पड़ेगा। ये भारत के भीतर हिंदुओं को अपना डर के साए में त्योहार क्यों मनाने पड़ रहे हैं? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? और शायद वही जो मैंने आपसे पहले कहा था ना, डिकोड कीजिए बयान, तो शायद यही उस मैसेज सामने निकल कर आ रहा है बयान का, जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बात कह लीजिए कही गई है कि साहब आस्था पर तो हमला स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाव योगी सरकार का यही है कि सबको साथ लेकर चलना है। बहुत धन्यवाद दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।